आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप माहिर कानून है माशाल्लाह और इन चीज़ों कि आप वीकली हमारा एक ब्लॉग देखा करेंगे हम लोग इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से, इमरान खान साहब की पेशियों के हवाले से। और मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी जी और एज एन एंकर और एज एन जर्नलिस्ट। चलो नासिर अजीम खान एडवोकेट आपके साथ मुखातिब हूँ। काफी सारी कशाफात भी आपको ये ब्लॉग में करते हुए नजर आएंगे। कामकाजी में आप देख रहे हैं नासिर अजीम खान साहब का मुस्तकिल क्या है, उसके बाद सिर्फ खबरें इनके पास होती हैं। आज भी खान साहब शाम में तफ्तीश होने के लिए DIG ऑफिस में मौजूद थे और भट्टी साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं। कल से हम बात करेंगे IMF की टीम इमरान खान से जाके मिली, IMF की तमाम खबरें आपके सामने इस पे तजिए रखेंगे। जब उनकी अल्फाज है तो IMF जो है वो बड़े अच्छे से, और उन्होंने खुद भी कहा कि हम बड़े गहरी नजर रखते हैं, आप बड़ा बेहतर समझते हैं। और इस्लामाबाद से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आ रही है। समझते हैं IMF की टीम का इमरान खान से क्या ताल्लुक? जो आपसे मेरा सवाल है कि आप इमरान खान के जो केसेस हैं 180 के करीब हो गए। सबसे पहले अच्छा सर, मैं एक बड़े अहम 2-3 बड़ी अहम चीजें डिस्कस हमने करनी है। आप चूंकि इस्लामाबाद में बैठे हैं, सब लोग इसको कोट कर रहे हैं आजम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामकाजी में आप देख रहे हैं नासिर अजीम ऑफिशियल और नासिर अजीम खान एडवोकेट आपके साथ मुखातिब हूँ। और मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी जी और आप भी मुझे अक्सर देखते रहते हैं एज एन एंकर और एज जर्नलिस्ट। इंशाल्लाह ताला बिल के हम एक ब्लॉग किया करेंगे। आप वीकली हमारा एक ब्लॉग देखा करेंगे, हम दोनों साथ हुआ करेंगे प्रोग्राम में, और उसमें तजिए तबसरे और भट्टी साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं। काफ़ी सारी कशाफात भी आपको ये ब्लॉग में करते हुए नजर आएंगे। काफ़ी सारी खबरें इनके पास होती हैं। बात करेंगे वीकली अपडेट्स जितनी भी हुई हैं, खासतौर पर इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से, इमरान खान साहब की पेशियों के हवाले से। आज भी खान साहब शाम में तफ्तीश होने के लिए DIG ऑफिस में मौजूद थे। खान साहब का मुस्तकिल क्या है उसके हवाले से हम बात करेंगे। IMF की टीम इमरान खान से जाके मिली, IMF टीम क्यों पहुंची वहां पर, और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक आज ट्वीट भी देखने को मिला। ये तमाम खबरें आपके सामने इस पे तजिए रखेंगे और इंकशाफात भी। भट्टी साहब क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान साहब से IMF की टीम मिली, आप क्या समझते हैं IMF की टीम का इमरान खान से क्या ताल्लुक? जो पार्टी बैन होने जा रही है, जिस पार्टी का वजूद ही मिटने जा रहा, और IMF हुकूमत को छोड़ के खान साहब के पास भी चलेगी, क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, ये तो एक आपको पता है कि इस तरह पार्टियां जो है वो बैन नहीं होती, और इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको आज एक और खबर जो है वो दे देता हूँ। मेरा एक हुकूमती पंजाब में, मैं चले आपको हिंट दे देता हूँ। पीपल्स पार्टी के एक बड़े रहनुमा के पास हम बैठे हुए थे और वो इस बात को तस्लीम कर रहे थे कि जो तहरीक इंसाफ है उसका वोट बैंक है, और जिससे हम डरे और सहमे हुए। ये उनके अल्फाज थे। अच्छा, जब उनके ये अल्फाज है तो IMF जो है वो बड़े अच्छे से, और उन्होंने खुद भी कहा कि हम बड़े गहरी नजर रखते हैं सियासी मामलात के ऊपर पाकिस्तान के, और डेफिनेटली उन्होंने हमें भीख भी देनी है, तो उनका बनता भी है कि ये जब जो हम इनको पैसे देंगे वापस भी कर सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज है नासिर अजीम साहब के, जिसकी वजह से एक उनका स्टेक है इमरान खान साहब, और वो तमाम सियासी पार्टियों से उन्होंने मुलाकात की। ये जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदा होने जा रहा है, इस हवाले से उन्होंने गारंटी मांगने जो है वो गए थे इमरान खान से, लेकिन इमरान खान ने उनसे गारंटी मांग ली कि आप क्या गारंटी देते हैं कि जो है वो इलेक्शन वक्त पर होंगे। तो उसमें खैर उसने कप्तान ने काफी उनको कायल करने की कोशिश की। मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब की ये बड़ी अच्छी क्वालिटी और खूबी है कि उन्होंने अपनी मुआशी टीम को जो बुला लिया, उनको इंगेज कर लिया। उसके बाद मेरा एनालिसिस है, जो मैंने एनालिसिस किया उस मुलाकात के बाद, कि इमरान खान ने उनको कायल करने की कोशिश की उस मुलाकात में मुआशी टीम बिठा के कि अगर आप वक्त पर इलेक्शन करवाते हैं तो मेरी गवर्नमेंट आएगी, अवाम मेरे साथ है, और आपकी जो पॉलिसीज हैं उनको मैं बेहतर तरीके से लेकर के चलूंगा, क्योंकि अवाम मेरे साथ है। और मैं मुश्किल फैसले करूंगा तो अवाम उसके खिलाफ नहीं जाएगी। मैं इस्लाहात करूंगा, जो आप पाबंदियां कहेंगे जब मैं वो पाबंदियां लगाऊंगा तो अवाम मेरे साथ, और अवाम रोला नहीं डालेगी। तो इमरान खान ने उनको कायल करने की कोशिश की कि जनाब मैं वो परफेक्ट बंदा हूं जो आपके पैसे, आपका कर्ज जो वापस करने में बड़ा हेल्पफुल रहूंगा, और क्योंकि अवाम जो है वो अंधाधुंध तकलीफ करती है मेरी। ये मेरा एनालिसिस है। तो उन्होंने कायल करने की कोशिश की, उसके ऊपर उन्होंने अपनी सियासत भी चमकाई, जो कि उनका हर सियासतदान का राइट बनता है, उस जमात का राइट बनता है। उन्होंने उसके ऊपर खूब सियासत चमका ली, और इसके ऊपर आपको पता है कि एक हवा क्रिएट होगी कि देखें IMF इमरान खान के पास पहुंच गई है, और इसके बगैर तो इमरान खान के बगैर गुजारा नहीं है।
तो ये मुलाकात का जो मुख्तसरन जो मेरा एनालिसिस है ये चीज़ है, और फिर यकीन दहानियाँ करवाई कि उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, और पहले भी जो IMF का अरेंजमेंट माहिदा है उसके अंदर भी जो है वो हमने ये चीज़ रखी है कि जो इक़्तिदार की मुंतकली है वो अपने वक्त पर हो। तो ये कह लें कि एक दूसरे को यकीन दहानियाँ करवाई गई, और जिसकी वजह से इमरान खान का लूज कॉन्फिडेंस, या वो एक जो थोड़े से बेचारे डरे डरे सहमे थे, आपने उसके बाद 2 खिताब देखे होंगे, उसमें वो दोबारा ऐसे ही था जो ऑपरेशन से पहले या 9 मई के वाक़यात से पहले जैसे इमरान खान आके खिताब करता था, उतने ही कॉन्फिडेंस से आके उन्होंने खिताब किया। तो ये मुलाकात का फ़र्क पड़ा। अब जो मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप माहिर कानून है माशाल्लाह और इन चीज़ों को आप बड़ा बेहतर समझते हैं। तो आपसे मेरा सवाल है कि आप इमरान खान के जो केसेज़ हैं 180 के करीब हो गए। सबसे पहले उनके ऊपर जो धड़ाधड़ केसेज़ हो रहे हैं इसके ऊपर आप थोड़ा इसको अपना तज़किरा दें, और उसके बाद माहिर कानून के तौर पर जो इमरान खान के ऊपर केसेज़ हुए हैं, जो केसेज़ किए गए हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं कि इमरान खान का फ्यूचर इन केसेज़ के बिहाफ़ पे आप क्या देखते हैं? अच्छा बट सर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त बात कि शहबाज गिल का ब्लॉग देखा इरशाद भट्टी साहब आई थिंक उनके साथ जो उनके यूट्यूब चैनल पे, तो वो ये बात कर रहे थे कि इमरान खान पे 40 मुकदमा धड़ाधड़ दर्ज कर दिए गए, और वो सारे के सारे मिलिट्री के हवाले से थे, और खान साहब को कभी गुजरावाला में नामजद किया गया, कभी रावलपिंडी में किया गया, और मुख्तलिफ शहरों की जो आप तफसील भी जानते हैं। अच्छा उसमें कानूनी बात मैं क्लियर कर दूँ, कानूनी बात यह है कि इमरान खान के जितने भी मुकदमात 40 या 400 भी दर्ज होंगे मुख्तलिफ शहरों के, तो याद रखिएगा इमरान खान डायरेक्ट उसमें इन पर्सन मौके पर मौजूदगी की दफात के मुताबिक दर्ज नहीं होंगे। कानूनी बात यह है कि खान साहब को दफ़ा 109 अबेटमेंट कॉन्स्पिरेसी के तहत एक मुकदमा दर्ज होगा कि सारी कॉन्स्पिरेसी सारी अबेटमेंट इमरान खान की जानिब से की गई, बिकॉज वो लीडर थे, वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थे। चेयरमैन की अप्रूवल से सारे काम होते हैं, जब ये पार्टी पॉलिसी बनती है तो चेयरमैन आखिर में अप्रूव करता है। तो सारी 109 की दफात हैं उसके मुताबिक 40 मुकदमा दर्ज की गई, क्योंकि 40 शहरों में अगर ये वकूआ हुआ, 40 शहरों में मिलिट्री के उनके घरों पे अटैक किए गए, तो इट्स मीन कि इमरान खान साहब ने अबेटमेंट की, ये उसका मतन है। और अबेटमेंट का मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं और आपके सामने रख दूं, जुल्फकार अली भुट्टो को 109 के तहत इस मुल्क में सजाए मौत हो चुकी है, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और जो आपकी दूसरा सवाल था कि क्या इमरान खान साहब का इस मुकदमात के बाद 180 मुकदमात के बाद मुस्तकबिल क्या है, और क्या खान साहब इसको फेस करते करते प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे, तो मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं, इमरान खान साहब के साबिक दोस्त पवन चौधरी जो के रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पिटीशन फाइल कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पाबंदी के हवाले से। अब लीगली मैं बात करूं तो पिटीशन के एडमिट हो जाता है और नोटिस होते हैं, तो ये याद रखिएगा कि अगर उसका प्रॉपर बेंच के सामने वो सुना जाता है और उस पर बात होती है, तो इस पर भी कोई ऐसी राय नहीं है कि खान साहब के खिलाफ मुकदमा है वो फैसला आ जाएगा या खान साहब के हक में आ जाएगा। लेकिन माइट बी पॉसिबल, एक सवाल ये भी उठता है कि हुकूमत क्यों नहीं रेफरेंस बनाकर भेज रही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, अगर इतने ही शवाहिद थे। तो मैं आपको एक और बात इसमें ऐड कर दूं कि जो वजीर साहब हैं, जो पवन चौधरी हैं, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ही वजीर हैं, उनको आगे किया गया है और उन्होंने पिटीशन फाइल की है। इट्स मीन कि गवर्नमेंट का नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद है और गवर्नमेंट की इमा पे ही वहाँ पर गया है। तो ये सारी बात आपको करता चलो कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 9 मई को किया है वो शवाहिद काफ़ी हैं, वो शवाहिद इतने हैं कि आपको पता है कि आम शख्स के खिलाफ कोई एक्टिविटी की जाए तो उसके शवाहिद मिल जाते हैं। ये तो एक्टिविटी ही स्टेट के खिलाफ थी, शवाहिद तो उनके पास मौजूद है, तो पार्टी बैन होने के लिए सिर्फ इतनी बात काफ़ी होती है। ये एक मैं आपको लीगली बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर, ये तो चीज़ें आपने कर दी, और दूसरा मुझे एक हमने इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कहा जा रहा है कि अब इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और हमारे पास इतलात भी हैं कोई 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर लिया जाएगा। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ आपके पास भी खबर है, या आप अब इमरान खान को कब गिरफ्तार होता हुआ देख रहे हैं? एक बात तो ये है कि जो आपने खबर दे दी कि 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, बतौर इन्वेस्टिगेटिव साहब भी आपके ज़रा ये कहते हैं। मैं लीगली बात आपको इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि इस व्लॉग में
एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी और साथ एक लॉयर इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, व्लॉग हम कर रहे हैं। तो मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं, अल-कादिर ट्रस्ट में गिरफ्तारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वकील का मर्डर जो कोयटा में हुआ उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो 109 है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनाने के करीब जा सकती है बात। तीसरी बात मैं आपको एक और क्लियर करता चलूँ कि जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कानून और लीगली कह ले रास्ता कैसे बनेगा, तो रास्ता ऐसे भट्टी साहब बनेगा। और बड़ी मजे की बात ये कि सादिक संजरानी साबिक कायम मुकाम सदर पाकिस्तान ने उस बिल पर दस्तखत कर दिए थे जो कानून की शक्ल इख्तियार कर गया, जो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। ऑर्डिनेंस 3 महीने के लिए कायम और दायम रहता है। ऑर्डिनेंस 3 महीने के बाद फिर प्रॉपर कानून भी बनाया जा सकता है, और इन्हें 3 महीने का ही वक्त चाहिए, क्योंकि खान साहब 14 दिन का रिमांड रिड्यूस किया गया था, वो 30 दिन का हो गया। तो इट्स मीन के नैब के हवाले से जो ऑर्डिनेंस में तरमीम आई थी, तो इट्स मीन के वहां पर ही उन्हीं केसेस में उनको गिरफ्तार नैब के हवाले से किया जाएगा। और 1 महीने का रिमांड लेने का मकसद क्या होता है कि 1 महीने बाद दोबारा पेश करके कहा जाएगा कि हमें मजीद रिमांड चाहिए। तो खान साहब को 2 माह 2.5 माह इसी तरह रखा जा सकता है एक केस में, फिर मजीद रास्ते भी निकल सकते हैं। और मजीद मेरे एक व्लॉग में बिलाल वासी साहब ने भी ये बात की कि 13 अगस्त से पहले गिरफ्तारी मुतवक्को है। तो ये सारी वो बातें हैं जो भट्टी साहब आप भी समझते हैं, आप भी अक्सर बातें शेयर करते हैं अपने ब्लॉग्स में। मैं आपको देखता हूँ, आपने जो अपने ब्लॉग्स में बात की, आपने जो गुलाम रसूल भट्टी चैनल पे जो बातें की हैं और जो आप ब्लॉग्स कर रहे हैं, उसमें आपने इंकशाफात किए हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी जल्द। अच्छा सर, मैं एक बड़े अहम 2-3 बड़ी अहम चीजें डिस्कस हमने करनी है। आप चूंकि इस्लामाबाद में बैठे हैं और इस्लामाबाद से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आ रही है, सब लोग इसको कोट कर रहे हैं, आजम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आ रही है। और आजम खान साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इमरान खान का। कहा जाता है कि वो वजीर आजम के बाद जो है वो सबसे अहम ओहदा होता है, और यूं कह लें कि वजीर आजम के बाद वजीर आजम है वो। तो आप किस तरह देखते हैं वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, वो कहा जा रहा है कि वादा माफ गवाह उसमें बन जाएंगे, तो उसमें जो एनालाइज करते हैं आप चीजों को, उसमें क्योंकि आपने सारा पीरियड देखा, इमरान खान की गवर्नमेंट को बड़े करीब से देखा, जो भी चीजें होती रही और जो केसेस हैं इमरान खान साहब के, तो चंद बातें के आजम खान को कहा जा रहा है कि वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, सियासी नक्शा बदल जाएगा। तो वो आप किस तरह देखते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आपको लगता है कि आजम खान आके तोते की तरह ये चीजें बोल सकते हैं? मैं सिर्फ आपको यही सवाल दोबारा फेंकूंगा, और आप बतौर साफ़ी अगर इस बात को थोड़ा सा एनहांस करें, फिर मैं आपको लीगली आपको क्लियर करता हूं कि क्या आप बतौर साफ़ी आपके ज़राए क्या कहते हैं कि वादा माफ गवाह बनने की आजम खान को वजह क्या है, क्यों बन रहे हैं, और वो खुद आपके ज़राए क्या कहते हैं, किस हद तक इसमें धंसे हुए हैं इस मामले में? सर, वादा माफ गवाह तो डेफिनेटली जब आप किसी केस में इन्वॉल्व होंगे तो उसमें आप कहेंगे जनाब मुझे माफी दें, मैं तो तैयार हूँ, रेडी हूँ जनाब इसके खिलाफ गवाही देने के लिए। तो डेफिनेटली उसमें इमरान खान के जो मामलात हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व तो हैं और बड़े करीब है, जैसे मैंने बात की। तो उसमें ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो अब डेफिनेटली जो भी वो राजदार रहे हैं या जो भी वारदातें डाली हैं, और उनकी ऑडियोज भी आई, उसके ऊपर आपको पता है ऑडियो आई, और उसके बाद फिर वो बड़े करीब रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, किसी में भी वो कह सकते हैं जी ये काम मैंने किए थे इमरान खान के कहने के ऊपर, ये फलां मैंने तकर्री की थी, फलां मैंने बंदे को जो ट्रांसफर किया था इमरान खान के ऊपर, या हाँ इमरान खान 9 मई के वाक़यात को अगर देख लें तो हाँ इमरान खान ऐसे ही कर रहे थे। तो मैं तो इस तरह की चीजें जो है वो तवक्को कर रहा अच्छा हूँ भट्टी कि साहब, वो मैं इस पे इन्वॉल्व करेंगे इमरान खान को कि मैं अब नहीं इस ये पे ना काम जो। जी मैं इस पे अब लीगली बात ऐड करता हूँ, और आपकी आपको इस पे सुनने का मजा आएगा। वो ये कि जब नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी ऑर्डिनेंस सादिक संजरानी ने साइन किया, तो उसमें एक शिक थी कि जो वादा माफ गवाह है उसकी ये लाइन और लेंथ होगी, ये पैटर्न होगा, और अगर वादा माफ गवाह फिर जाएगा तो उसके खिलाफ दोबारा से कार्रवाई की जा सकेगी, और उसे मीन मुलजिम करार देकर उसके खिलाफ ट्रायल भी किया जाएगा, उसे गिरफ्तारी भी प्रॉपर और उसको सजा भी दिलवाई जा सकेगी। ये अभी जो सादिक संजरानी साहब ने साइन किया ऑर्डिनेंस पे, ये वो मैटर है। अच्छा सर, ये आजम साहब तो समझें कि इस मामले में अगर यहाँ निकलते हैं तो तब फंस जाते हैं, और अगर खड़े रहते हैं तो ये आप याद रखिएगा कि कानूनी तौर पे इमरान खान की जो नैया है उसको डुबोने के लिए सिर्फ आजम खान ही काफ़ी है, क्योंकि
ही वाज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर जब ये हुकूमत सारी चल रही थी, और काबीना के तमाम शिकायतें भी आजम खान से होती थी, रद्द-बदल भी आजम खान करते थे और प्राइम मिनिस्टर भी आजम खान करते थे। तो अगर जो कह लें कि इनडायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर था, अगर वो वादम अगवा बन गया है तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का नायल होना भी कहीं दूर नहीं है, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का सजा होना भी दूर नहीं है, और डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर की पार्टी का छिन जाना और पार्टी बैन होना भी दूर नहीं है। ये वो सारी बातें हैं। अच्छा, मैं आपसे एक और भट्टी साहब आखिरी जो हम बात करना चाहेंगे, आज की एक ट्वीट है शहबाज शरीफ के हवाले से। आप इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी हैं, क्योंकि मैं तज्जिया तो कर सकता हूँ, मुझे लेकिन प्रॉपर आप फील्ड के रहने वाले सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये क्या समझते हैं शहबाज शरीफ ने क्या ट्वीट कर दिया और ये क्या हुआ, ये किस पे अटैक हो गया, ये बात क्या है सर? सर ये जो है वो आज ट्विटर ट्रेंड भी फौज के खिलाफ चलाया जा रहा है और खासकर आर्मी चीफ के खिलाफ, और उसमें कहा यह जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ जो है, इमरान खान के कहने के ऊपर जो है वो ये सारी मुहिम चलाई जा रही है आर्मी चीफ के खिलाफ, और उनके मनसूबाबंदी की धमकियां, मतलब उनके कत्ल की धमकियां जो है इमरान खान की जानिब से दिलवाई जा रही हैं, तो जिसके ऊपर बड़ी सख्त मजम्मत की है शहबाज शरीफ साहब ने, और हम भी करते हैं। और इसके ऊपर इस वक्त मैंने अपने ब्लॉग में भी बात की कि इस वक्त जो इदारों का क्लैश है, सियासी जमातों की जंग है, मुल्क में एक जंग सा समा है, ये मुल्क को बड़े ही एक नाजुक मोड़ के ऊपर, आपको पता है कि पाकिस्तान 75 सालों से नाजुक मोड़ के ऊपर खड़ा है, तो ये नाजुक मोड़, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही नाजुक मोड़ ना बन जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो ये जो चीजें चल रही हैं, आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम, अदलिया के खिलाफ मुहिम, और उसके बाद पार्टियों की आपस में जंग, आगे इक़्तिदार की नेक्स्ट इलेक्शन की जंग, नेक्स्ट वज़ारत उज़्मा की जंग, तो ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। इसके ऊपर जो है वो मैं बड़ी तशवीश का मुझे जो है वो बड़ी तशवीश है मुझे इसके ऊपर कि ये जो सारे मामला किए जा रहे हैं इस वक्त असल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी फौज है, हमारा एक आला इदारा है, तो उसके खिलाफ इस तरह की मुहिम नहीं चलनी चाहिए। जब आप एक अहम इदारे को इतना मुतनाज़ा कर देंगे, जो उसका काम है वो उसको नहीं करने देंगे, तो वो एक बड़ा अजीब मामला हो जाएगा और उसकी हकीकत को नहीं झुटलाया जा सकता। आप देख लें 9 मई में जो भी हुआ और उसके बाद मुल्क में एक खौफ व हिरास फैल गया। इसी तरह हमारी जो आला अदलिया है, अगर उसके खिलाफ हमारी कोई सियासी जमात कोई मुहिम चलाती है, तो वो भी गलत है। और उसके बाद अगर हमारे आला अदलिया जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके इख्तलाफात खुल करके सामने आते हैं, तो ये भी एक बड़ा नेगेटिव मैसेज आता है। ये सारी चीजें मैं जो समझता हूँ ज़ाती तौर के ऊपर कि ये तासुर जो है वो खत्म होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी फौज के खिलाफ एक तासुर है, जो भी इस वक्त सूरत हाल है लोग समझ सकते हैं, कुछ लोग खिलाफ हैं फौज के, चाहे वो सियासी जमात है या सियासी जमात के कहने के ऊपर है, या बाहर के मुल्क बैठ के कुछ लोग हमारी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, नहीं होना चाहिए। उसके बाद अदलिया के खिलाफ जो उनके फैसलों की इस वक्त नहीं माने जा रहे, मतलब जो भी उठता है वो जो फैसला करते हैं, अच्छा फिर ये तासुर जो जाता है कि अदलिया फैसले जो है वो मेरिट की बुनियाद पर नहीं करती, तो ये सारी इस वक्त जो माहौल क्रिएट हुआ हुआ है इसको खत्म करना पड़ेगा, फिर जाकर के मुल्क चलेगा। इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि मुल्क चल सकता है? जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, फौज के खिलाफ जो तनकीद की जा रही है या जजिस के ऊपर तनकीद की जा रही है, या जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं नासिर? अच्छा, मैं लास्ट में इसमें बस ये ऐड कर दूं, लीगली तौर पे जब मुल्ज़िमान ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, तो अपने केसेस को ख़राब कर लेते हैं, और जो ये वाले मुल्ज़िमान हैं ये तो फेमस किस्म के हैं, टीवी स्क्रीन इनकी बात को चलाती है, ये यूट्यूब पे बात करते हैं, तो अगर ये इस तरह की हरकत करते रहेंगे, ट्विटर्स पे ट्रेंड्स करते रहेंगे, तो ये अपने खिलाफ मजीद शवाहिद स्टेट को और गवर्नमेंट को देते रहेंगे, तो ये इनके खिलाफ जो ट्रायल होगा वो इनके खिलाफ जाएगा, ये कन्विक्ट हो जाएंगे, सारे नायल भी हो सकते हैं और सजा भी हो जाएगी इन लोगों को। तो जो कानूनी बात, आपका जो सवाल है उस पर यही है कि ये सारे फंसते जा रहे हैं, इनको अंदाजा नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा बट साहब, ब्लॉग का टाइम ख़त्म हो रहा है हमारे आज प्रोग्राम का, तो अपने व्यूअर्स को आखिर में आपकी तरफ से और मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम हैं, और इंशाल्लाह ताला हर सैटरडे को इवनिंग टाइम पे सेकंड फेज पे आप हमारा व्लॉग देखा करेंगे, वीकली अपडेट्स और वीकली न्यूज़ करंट अफेयर्स के हवाले से। आप देख रहे थे नासिर अजीम ऑफिशियल, नासिर अजीम खान एडवोकेट आपसे मुखातिब था, गुलाम रसूल भट्टी साहब मेरा साथ दे रहे थे। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह।